शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ। साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ भाई, जल्दी से आ जाइए सभी। पढ़ाई की शुरुआत करेंगे हम। अभी तक हमने जाना था शिक्षा मनोविज्ञान को। शिक्षा का अर्थ सिंपल वे में जाना, मनोविज्ञान का अर्थ जाना, और फिर बात की हमने शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, और एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता होती है, ये सारी चर्चा कर चुके हैं हम। और बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। बिल्कुल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मैं बात करूं तो ये एग्जैक्टली टॉपिक लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। तो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट यूनिट में एग्जैक्टली ये टॉपिक लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। सेकंड ग्रेड में एग्जैक्टली ये टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकंड ग्रेड ऑल्सो। कहने का मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जटिल नहीं है, कठिन नहीं है, आसान है। तो बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड वालों को और सेकंड ग्रेड वालों को दोनों को इस टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपको पता ही कि फर्स्ट ग्रेड में शिक्षा शास्त्र आता है और सेकंड ग्रेड में अलग से विषय के साथ शिक्षण विधियां आती हैं। शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मददगार साबित होता है शिक्षा शास्त्र को हल करने में भी और शिक्षण विधियों को हल करने में भी। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। अच्छा नमो, आप न्यू स्टूडेंट है, वेरी गुड बेटा, वेलकम है आपका वीजे एजुकेशन एप्लीकेशन क्लासेस में। तो बिल्कुल बेटा समझ गए होंगे आप, शिक्षण अधिगम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक साथ लिखा हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। बच्चों कुल मिलाकर यहां हम केवल किसको पढ़ने वाले हैं? शिक्षण को। किसको पढ़ने वाले हैं? शिक्षण को, क्योंकि अधिगम तो पूरा अलग से यूनिट है, अलग से टॉपिक है। अधिगम डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। यहां बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? शिक्षण को पढ़ने वाले हैं। शिक्षण अधिगम को एक साथ क्यों लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मैं बात करूं शिक्षण की आपसे, तो साधारण शब्दों में शिक्षण का अर्थ क्या होता है? साधारण शब्दों में शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना क्या कहलाता है? शिक्षण। शिक्षण है तो अधिगम है। जब टीचर क्लास में शिक्षण कराता है तो बच्चा डेफिनेटली क्या करता है? अधिगम करता है। वो शिक्षण नहीं कहलाएगा यदि बच्चा क्या न कर रहा हो? अधिगम। वो शिक्षण नहीं कहलाता यदि बच्चा अधिगम ना करे। तो कहने का मतलब है शिक्षण है तो अधिगम है। शिक्षण में अधिगम जरूरी है, बट क्या अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी है? अरे शिक्षण में अधिगम जरूरी है, बट क्या अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी है? नहीं, अधिगम कहीं से भी किया जा सकता है। अधिगम सीखना हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, किसी भी वस्तु से सीख सकते हैं, नेचर से सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, शिक्षण में अधिगम जरूरी है। वो शिक्षण नहीं कहलाता जिसमें बालक क्या ना करे? अधिगम नहीं करे। मैं आपको शिक्षण करा रही हूं, मेरा शिक्षण तभी कहलाएगा जब आप क्या कर रहे हो? अधिगम कर रहे हो। तो शिक्षण में अधिगम जरूरी है, बट अधिगम में शिक्षण जरूरी नहीं है। अधिगम में शिक्षण जरूरी नहीं है। तो शिक्षण अधिगम को बिल्कुल मनोवैज्ञानिकों ने एक ही संप्रति स्वीकार किया है कि जहां भी शिक्षण होगा वहां क्या होगा? अधिगम होगा। इसीलिए शिक्षण अधिगम को एक साथ लिख दिया जाता है। शिक्षण अधिगम को एक साथ इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि शिक्षण है तो अधिगम है। इतनी बात समझ में आई होगी। वापस सुन लो एक बार। शिक्षण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचिंग।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचिंग। शिक्षण का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। जब शिक्षक शिक्षण कराता है तो बच्चा क्या करता है, अधिगम, क्योंकि वो शिक्षण नहीं कहलाएगा यदि बच्चा अधिगम ना करे। तो शिक्षण है तो अधिगम है, शिक्षण है तो अधिगम है। इसीलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण अधिगम को एक ही संप्रत्यय स्वीकार किया है, क्योंकि शिक्षण है तो क्या है, अधिगम है। शिक्षण में अधिगम जरूरी है, बट अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी नहीं है। अधिगम के लिए शिक्षण जरूरी नहीं है, क्लियर। बट शिक्षण है तो अधिगम है। यहां तक की बात समझ में आ गई। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अब हम शिक्षण के अर्थ की ओर चलते हैं। एक होता है शिक्षण का संकुचित अर्थ और एक होता है शिक्षण का व्यापक अर्थ। क्लियर है, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ की मैं आपसे बात करूं, शिक्षण के संकुचित अर्थ की बात करूं मैं, संकुचित अर्थ, तो संकुचित अर्थ के अंतर्गत कौन सी शिक्षा आ जाती है, संकुचित अर्थ के अंतर्गत कौन सी शिक्षा आती है, बताइए। औपचारिक, अनौपचारिक। संकुचित अर्थ के अंतर्गत केवल और केवल आती है औपचारिक शिक्षा। संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम केवल औपचारिक शिक्षा को लेते हैं। औपचारिक शिक्षा जिसका मुख्य साधन क्या है, विद्यालय। और विद्यालय में अहम भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की। विद्यालय में अहम भूमिका किसकी होती है बच्चों, शिक्षक की। इतनी बात क्लियर है। देखिए, शिक्षण के संकुचित अर्थ की पहले हम बात कर रहे हैं। संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित अर्थ में औपचारिक शिक्षा को हम लेंगे। किसको लेंगे, औपचारिक शिक्षा को हम लेंगे, है ना बेटा। आपके जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो हम क्लास के बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप पूरा फोकस करिए पढ़ने पर, ठीक है। बीच में मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ूंगी, नहीं लूंगी। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगी। तब आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो तब आप करें, ठीक है। तब मैं आपसे बात करूंगी। अभी केवल आपका पूरा फोकस सुनने और समझने पर होना चाहिए, सुनने और समझने पर। संकुचित अर्थ की हम बात कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा का नाम आपने सुना होगा। संकुचित अर्थ में औपचारिक शिक्षा को लिया जाता है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विधियों के माध्यम से सुनियोजित तरीके से शिक्षण कराया जाता है। वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? औपचारिक शिक्षा। समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, विधियां निश्चित होती हैं, उनके माध्यम से एक सुनियोजित तरीके से प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ प्लानिंग होती है पूरी। सुनियोजित तरीके से शिक्षण कराया जाता है, वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, जिसका मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। और विद्यालय में अहम भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। विद्यालय में अहम भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। औपचारिक शिक्षा यानी संकुचित अर्थ में आपको केवल इतना ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? संकुचित अर्थ के अंतर्गत किसको ध्यान रखेंगे? औपचारिक शिक्षा को ध्यान रखेंगे। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विधियों के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। और विद्यालय में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। ये हो गया शिक्षण का संकुचित अर्थ। अब हम बात करेंगे शिक्षण के व्यापक अर्थ की। शिक्षण के व्यापक अर्थ की हम बात करेंगे। व्यापक अर्थ की यदि हम बात करें, व्यापक अर्थ की हम बात करें तो दोनों प्रकार की शिक्षा इसमें आ जाती है। कौन कौन सी? औपचारिक और अनौपचारिक। व्यापक अर्थ में ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। व्यापक अर्थ की हम बात कर रहे हैं। व्यापक अर्थ में बात करें तो शिक्षण के अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को लिया जाता है। ठीक है, औपचारिक तो बिल्कुल आपको पता ही है। औपचारिक इसका मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। और विद्यालय में मुख्य भूमिका किसकी है? शिक्षक की। मुख्य भूमिका किसकी है? शिक्षक की। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? परिवार। मुख्य साधन क्या है? परिवार। और परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? मां की। परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? मां की। वापस सुन लो, औपचारिक शिक्षा निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित विधियों के माध्यम से जहां शिक्षण कराया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा
कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित विधियां नहीं होती, कहीं भी कैसे भी शिक्षण करा दिया जाता है। वो कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। ना कोई निश्चित समय, ना कोई निश्चित स्थान, ना कोई निश्चित विधियां। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? परिवार। अरे बालक की प्रथम पाठशाला भी क्या होती है? परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला भी क्या होती है? परिवार। और परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? माँ की। बालक को संस्कारों की शिक्षा किससे मिलती है? माँ से। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। ठीक है, बालक की प्रथम गुरु माँ को कहा गया है और माँ के द्वारा बालक को संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखना। तो जब आपसे शिक्षण पूछा जाए कि शिक्षण होता है, प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि शिक्षण होता है, पहला ऑप्शन है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा औपचारिक व अनौपचारिक। तो आंसर क्या देंगे आप? औपचारिक व अनौपचारिक। ठीक है, शिक्षण होता है औपचारिक व अनौपचारिक। शिक्षण का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। संकुचित अर्थ में, संकुचित अर्थ में तो हम क्या लेंगे, है ना, ये संकुचित अर्थ में केवल हम किसको लेते हैं? औपचारिक को, जबकि व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक। व्यापक अर्थ में औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, संकुचित और व्यापक अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया की। शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया, तो ध्यान देना, एडम्स महोदय ने, किसने? एडम्स महोदय। एडम्स महोदय ने शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया माना है। किसको? शिक्षण को। द्विमुखी बताया इन्होंने, पहला शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, एग्जाम में प्रश्न उठ जाए कि शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो पर्टिकुलर नाम आप बताएंगे। पर्टिकुलर नाम आप बताएंगे किसने बताया है? एडम्स महोदय ने। एडम्स महोदय ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। क्लियर है? द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया है? एडम्स महोदय ने। आगे हम बात करें शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया की। त्रिमुखी प्रक्रिया, तो ध्यान देना, जॉन डीवी, जॉन डीवी व रायबर्न, जॉन डीवी व रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। कितने मुखी? त्रिमुखी। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान देना, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी व रायबर्न ने। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब हमें इन तीनों शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, पहले मैं बात करूंगी आपसे किसकी? शिक्षक की। सबसे पहले मैं आपसे शिक्षक की बात करने जा रही हूं। तो शिक्षक देखिए, यहां से प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किसके अनुसार किया जाता है? वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किसके अनुसार किया जाता है? तो आंसर आएगा शिक्षार्थी के अनुसार। किसके अनुसार किया जाता है? शिक्षार्थी के अनुसार। दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए। किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, किसको लेकर होती है? किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ्यक्रम किस किस का दिशा निर्देश करता है? पाठ्यक्रम किस किस का दिशा निर्देश करता है? शिक्षक का, शिक्षार्थी का या दोनों का? शिक्षक का, शिक्षार्थी का या दोनों का? आंसर आएगा दोनों का। आंसर आएगा दोनों का। पाठ्यक्रम किस किस का दिशा निर्देश करता है? दोनों का दिशा निर्देश करता है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले किसको? शिक्षक को। शिक्षक, शिक्षक की मैं बात करूं तो शिक्षक, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। बच्चों, प्राचीन समय की हम बात करें तो प्राचीन समय में जिस शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होता था, जिस शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होता था, वो बिल्कुल अच्छा शिक्षक कहलाता था। लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में केवल विषय के ज्ञान होने से काम नहीं चलता। वर्तमान समय में केवल विषय के ज्ञान होने से काम नहीं चलता। वर्तमान समय में शिक्षक को विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान,
शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी जरूरी है। तब जाकर के आज का शिक्षक सफल शिक्षक कहलाता है। प्राचीन समय में तो केवल विषय के ज्ञान से काम चल जाता था, बट वर्तमान समय में शिक्षक को विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर आज का शिक्षक एक सफल शिक्षक कहलाता है। क्योंकि बच्चों ये बात आप भी जानते हैं कि मान लीजिए कि एक टीचर है, उसके पास विषय का संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन उसे प्रस्तुतिकरण करने का तरीका नहीं आता। प्रस्तुतिकरण करने का तरीका नहीं आता तो क्या वो एक सफल शिक्षक कहलाएगा? नहीं। कुछ शिक्षक केवल अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, केवल अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या बच्चों को समझ में आएगा? नहीं। क्या ऐसा शिक्षक सफल शिक्षक कहलाएगा? नहीं। सफल शिक्षक वो कहलाता है जो बच्चों के अनुसार पढ़ाता है, जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाता है, जो बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाता है, वो एक सफल शिक्षक कहलाता है। और ऐसा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है शिक्षक को कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होता है, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होता है, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होता है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। तो बात समझ में आई बच्चों कि वर्तमान समय में कौन सा शिक्षक सफल शिक्षक कहलाएगा? जिससे अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। ऐसा शिक्षक वर्तमान समय में सफल शिक्षक कहलाता है, जो बच्चों के अनुसार पढ़ाना जानता हो, जो बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना जानता हो, जो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाना जानता हो। ऐसा शिक्षक सफल शिक्षक कहलाता है। बात क्लियर हुई? ऐसा शिक्षक सफल शिक्षक कहलाता है। और शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है, ये किसने कहा? फ्रॉबेल ने। ये किसने कहा? फ्रॉबेल ने। कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। शिक्षक को माली की उपाधि दी गई है। बच्चे क्या है? फूल। पूरी कक्षा क्या है? बगीचा। पूरी कक्षा क्या है? बगीचा है। बच्चे क्या है? फूल हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि बगीचे में फूलों का ध्यान रखा जाता है माली के द्वारा। जितना अच्छा ध्यान रखा जाएगा फूल उतने अच्छे से खिलेंगे, और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो फूल मुरझा जाएंगे। ध्यान नहीं रखा गया तो फूल मुरझा जाएंगे। तो बिल्कुल एक शिक्षक को बच्चों का उसी प्रकार से ध्यान रखना होता है, बच्चों को उसी प्रकार से संभालना होता है, बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाना होता है ताकि उनका विकास हो, वरना वो मुरझा जाएंगे। तो बिल्कुल फ्रॉबेल का कहना है कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। किसने कहा है बच्चों? फ्रॉबेल ने। किसने कहा है? फ्रॉबेल ने। एक बिल्कुल कोलेस्निक की परिभाषा आती है। कोलेस्निक का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को यह जानने में सहायता प्रदान करता है कि जो समस्याओं का समाधान है वो किस परिस्थिति में किस प्रकार से किया जाए। ये किसका कहना है? कोलेस्निक का। ठीक है। एक परिभाषा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने? क्या कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने? रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि यदि बच्चों को उचित प्रकार से पढ़ाना है तो एक शिक्षक को पूरे जीवन क्या करना होगा? अध्यापन। क्या करना होगा? अध्यापन। क्योंकि दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक उजाला होता रहेगा। प्रज्वलित रहना जरूरी है, पूरे जीवन अध्यापन करना जरूरी है। इस प्रकार की बात कही थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बच्चों हम बात किसकी कर रहे हैं? शिक्षक की। किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षक की। और एक शिक्षक को कुशल शिक्षक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुशल शिक्षक होना चाहिए। और बच्चों कुशल शिक्षक किसे कहते हैं? जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होता है, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होता है, जो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाता है, जो बच्चों को उदाहरण प्रस्तुतिकरण के द्वारा पढ़ाता है, जो बालकों के प्रति प्रेम सहानुभूति को अपनाता है, वो एक कुशल शिक्षक माना जाता है। जो विद्यालय में बिल्कुल शैक्षिक वातावरण क्रिएट करते हुए पढ़ाता है, वो एक कुशल शिक्षक माना जाता है। ठीक है। शिक्षक की चर्चा मोटी रूप में सुननी है आपको। अब देखो मैं शिक्षार्थी की बात करूं,
किसकी? शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी की बात मैं आपसे कर रही हूं तो सुनिए बिल्कुल। वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के लिए और बालक के अनुसार किया जाता है। कोई भी प्लानिंग करनी है शिक्षा की, वो किसके लिए की जाती है? बालक के लिए की जाती है, बालक के अनुसार की जाती है। वर्तमान समय में बालक को कक्षा का बिल्कुल ना कक्षा का केंद्र माना जाता है, यानी ये कह सकते हैं कि बालक को सर्वे सर्वा माना जाता है। उसकी रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है। शिक्षार्थी जब तक अध्ययन करता है उसका जीवन कहलाता है अध्येता जीवन। और अध्येता जीवन आपको पता होगा पूरे जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है। कौन सा जीवन? अध्येता जीवन। और एक अध्येता जीवन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बात भी आपको पता होगी बच्चों। एक अध्येता जीवन में मुख्य रूप से 5 विशेषताओं का होना तो बहुत जरूरी है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण जरूरी हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम। बहुत ज्यादा जरूरी है 5 लक्षण होना। काक चेष्टा, कव्वे जैसी चेष्टा होनी चाहिए कि यस मुझे पढ़ना है। काक चेष्टा। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए कि बोल बच्चे तेरा ध्यान किस ओर है? कि मेरा ध्यान तो केवल पढ़ाई की ओर है, मेरा ध्यान अपनी मंजिल की ओर है, मेरा ध्यान अपनी सीट की ओर है और मैं अपनी सीट को पाकर के रहूंगा। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी हल्की नींद होनी चाहिए। आपको पता है ना, कुत्ता थोड़ी सी आहट सुन करके बिल्कुल सचेत हो जाता है, ये नहीं कि खर्राटे भर के सो रहा है। तो बिल्कुल हल्की नींद होनी चाहिए। आपने सोच लिया कि मुझे बस 4 बजे सुबह उठना है तो 4 बजे यूं आपकी नींद खुल जाए। स्वान निद्रा। अल्पाहारी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्पाहारी यानी कम खाने वाला। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा खाने से आपको पता ना आलस आते हैं, नींद आती है। टुकड़ों में खाना चाहिए, कम कम खाना चाहिए। अल्पाहारी। ग्रह त्यागी, बिल्कुल घर त्याग कर रहते हैं बच्चे क्योंकि घर में उनकी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए वो कुछ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके आते हैं पढ़ाई करने, कुछ अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ करके पढ़ाई करने आते हैं, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके पढ़ाई करने आते हैं। तो बच्चों, जो विशेषता एक तपस्वी की होती है वही विशेषता एक शिक्षार्थी की भी होती है। और इस अध्येता जीवन में जितनी अच्छी तपस्या कर लोगे पूरा जीवन उतना ही स्वर्णिम रहेगा, अच्छा रहेगा बेटा। और अगर अभी आपने तपस्या नहीं की, अभी जीवन में मजा किया, तो पूरे जीवन तपस्या करनी पड़ेगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है बच्चों कि अभी तपस्या करना चाहते हो या पूरे जीवन तपस्या करना चाहते हो। तो बिल्कुल अभी तपस्या कर लो। यह आपका अध्येता जीवन है, यह आपका छोटा सा जीवन है। अभी तपस्या कर लो, पूरा जीवन एंजॉय करोगे। लेकिन अगर अभी एंजॉय किया तो पूरे जीवन आपको क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये होता है क्या? शिक्षार्थी। ये होता है क्या? शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया किसको लेकर होती? पाठ्यक्रम को लेकर। अंतःक्रिया किसको लेकर होती? पाठ्यक्रम को लेकर। पाठ्यक्रम जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करिकुलम। और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के क्यूर्रे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम में ये शिक्षार्थी दौड़ लगाता रहता है इस मैदान में। ये पढ़ता है, ये पढ़ता है, ये पढ़ता है, फिर रिवाइज करता है, फिर पढ़ता है। क्यों? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का क्या करता है? दिशा निर्देश करता है। दोनों का क्या करता है? दिशा निर्देश करता है। तो बच्चों सिंपली ध्यान रखना, जॉन डी वीवर रायबर्न ने शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों को मैंने आपको समझा दिया है और अच्छे से समझ लो आप। चलिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए इधर, ये रहा शिक्षक। ठीक है, शिक्षक जैसा कि मैंने कहा था कि प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो केवल विषय का ज्ञान होना ही पर्याप्त था। बट आज शिक्षक को विषय के ज्ञान के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान, उद्देश्यों का ज्ञान, सूत्रों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान होना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक शिक्षक, एक परिभाषा तो किसकी है? फ्रोबेल की है। यहां लिखी हुई नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूं फ्रोबेल की परिभाषा। फ्रोबेल की परिभाषा क्या थी? कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। किसने कहा? फ्रोबेल ने। शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली किसने बताया? फ्रोबेल ने।
कॉलेस्निक ने क्या कहा, देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करे। किसने कहा, कॉलेस्निक। सिंपली ध्यान रखेंगे, क्या कहा कॉलेस्निक ने कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करे। क्लियर। एक देख सकते हैं आप रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार डेफिनेशन, एक शिक्षक अच्छा अध्यापन तभी करवा सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यस, एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। किसका कहना है, रविंद्रनाथ टैगोर का। यदि शिक्षक अपने विषय अध्यापन को समाप्त कर देता है, यदि शिक्षक अपने विषय अध्यापन को समाप्त कर देता है और उसका आदान प्रदान नहीं करता है तो वह विद्यार्थियों में जागृति नहीं ला सकता, वह शिक्षार्थी के मस्तिष्क को बोझिल करता है। बात समझ में आई। अरे एक शिक्षक को पूरे जीवन विद्यार्थी रहना पड़ता है, पूरे जीवन उसे अध्ययन करना पड़ता है। यदि एक शिक्षक अध्ययन नहीं करेगा तो वो बच्चों में जागृति नहीं ला सकता, वो बच्चों के मस्तिष्क को बोझिल करता है। तो बिल्कुल एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। इस प्रकार की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, डेफिनेशंस आपके समझ में आ गई होंगी। फ्रॉबेल की डेफिनेशन, फ्रॉबेल ने क्या कहा फ्रॉबेल ने कि शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। ठीक है, बालोद्यान का कुशल माली है। किसने कहा, फ्रॉबेल ने। कॉलेस्निक ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में, ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करे। क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि एक शिक्षक अच्छा अध्यापन तभी करवा सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। और यदि शिक्षक अपने विषय अध्ययन को समाप्त कर देता है और उसका आदान प्रदान नहीं करता तो वो विद्यार्थियों में जागृति नहीं ला सकता, वह शिक्षार्थी के मस्तिष्क को क्या कर देता है, बोझिल कर देता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ठीक है, शिक्षक की बात कर रहे हैं। एक कुशल शिक्षक किसे कहेंगे वो भी आप इस तरह से देख लीजिए। शिक्षक की कुशलता, एक कुशल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सिंपल चर्चा में बताई चुकी हूँ, रटने की बातें नहीं है। एक कुशल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, समदर्शी भाव रखने वाला होना चाहिए। अरे दंडात्मक प्रणाली अपनाने वाला नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, पक्षपात करने वाला नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी भाव रखने वाला होना चाहिए। बालक की समस्याओं को जानने व उन्हें दूर करने में रुचि लेने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बालक के साथ कोई समस्या है तो टीचर को ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे के साथ समस्या है तो क्या और क्यों, निदान और उपचार करना चाहिए। एक कुशल शिक्षक को पाठ को रोचक ढंग से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। ठीक है, एक तो रोचक ढंग से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। टीचर को कैरेक्टर का अच्छा होना, टीचर के कैरेक्टर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यदि शिक्षक का चरित्र अच्छा नहीं होगा तो वो क्या ज्ञान प्रदान करेगा बच्चों को। बात समझ में आई यहां तक की। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्या है कि बालक को उत्तम शिक्षण कराने वाला होना चाहिए जिससे बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ सके। उत्तम शिक्षण वह होता है, किससे कहते हैं उत्तम शिक्षण। यहां हमने बात की है कि उत्तम शिक्षण कराना चाहिए, उत्तम शिक्षण कराना चाहिए। और उत्तम शिक्षण की बात करें, उत्तम शिक्षण की बात करें तो उत्तम शिक्षण किसे कहते हैं, जो जीवनोपयोगी होता है, जो जीवन के लिए उपयोगी होता है तथा जिसमें शिक्षक व छात्र दोनों की कैसी भूमिका होती है, सक्रिय भूमिका होती है। एक कुशल शिक्षक को शिक्षण सूत्र व
सिद्धांतों की जानकारी भी होनी चाहिए। बालक का सच्चा मित्र और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। एक शिक्षक को बालक का सच्चा मित्र भी होना चाहिए, पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए। सिंपल सिंपल बातें हैं। शिक्षक की बात हो गई, अब आ जाते हैं हम किस पर? शिक्षार्थी पर। कर ही चुके हैं हम शिक्षार्थी की बात, एक बार वापस सुन लीजिए। आधुनिक विचारधारा में शिक्षा का नियोजन, नियोजन यानी नियोजन, शिक्षा का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। बालक के लिए, किसके लिए करनी चाहिए? बालक के लिए और बालक के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार बालक का महत्व सर्वोपरि है। इसीलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालक या शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। पूछा भी जा चुका है परीक्षा में और पूछा जा सकता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बालक होता है। बालक कह दो, शिक्षार्थी कह दो, अध्येता कह दो, एक ही बात है, ठीक है। केंद्र बिंदु जिसके चारों ओर शिक्षा प्रक्रिया घूमती रहती है। अध्येता जीवन मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल है, ठीक है। कौन सा जीवन? अध्येता जीवन। अध्येता जीवन मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, जिसमें शिक्षार्थी क्या करता है? ज्ञानार्जन करता है। और एक अध्येता जीवन की 5 विशेषताएं मैं आपको बता ही चुकी हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंच लक्षणम, ठीक है। तपस्वी के समान ही एक शिक्षार्थी की भी विशेषताएं होती हैं। क्लियर? सिंपल वे में जानना है ये सब। आगे चलिए। पाठ्यक्रम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है बच्चों? किस पर निर्भर करती है? पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। पाठ्यक्रम शिक्षक व शिक्षार्थी का दिशा निर्देश करता है। याद रखना, पूछ लिया जाए किस किस का? शिक्षक का और शिक्षार्थी का, दोनों का दिशा निर्देश करता है क्या? पाठ्यक्रम। करिकुलम, पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे, ठीक है, हिंदी में क्यूरे, क्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। ठीक। एक कनिंघम की बहुत अच्छी परिभाषा है, ध्यान रख सकते हैं आप कनिंघम की परिभाषा कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है। पाठ्यक्रम क्या है? कलाकार के हाथ में। कलाकार कौन है बेटा? कलाकार, कलाकार क्या? कलाकार कौन है? शिक्षक। कलाकार के हाथ में एक यंत्र है। यंत्र क्या है? पाठ्यक्रम। यंत्र क्या है? पाठ्यक्रम। जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को, सामग्री कौन है? विद्यार्थी, अपने आदर्श के अनुरूप, आदर्श क्या है? लक्ष्य, अपने कलागृह में मोड़ता है। कलागृह क्या है? विद्यालय। कलागृह क्या है? विद्यालय। सिंपल देखिए, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है, जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है। अपने कलागृह में मोड़ता है। बहुत फेमस परिभाषा है बच्चों किसकी? कनिंघम की। बहुत फेमस परिभाषा है कनिंघम की कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में यंत्र। कलाकार कौन है? शिक्षक है। यंत्र क्या है? पाठ्यक्रम है। जिसके द्वारा अपनी सामग्री को, सामग्री क्या है? सामग्री को यानी विद्यार्थियों को अपने आदर्श के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है। फेमस परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? कनिंघम ने। किसने दी है? कनिंघम ने। थोड़ा सा देख लीजिए, जो एनसीएफ 2005 है ना बेटा, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवादी नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रगान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से हुआ था। ये सिंपल चर्चा है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीएफ 2005 की रूपरेखा प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में तैयार की गई थी, जिसका मुख्य नारा क्या था? बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्लियर है? अब देखो, अब आ जाइए इधर। देखो, हमने बात शुरू की कहां से? अब आपको अपने रजिस्टर में जो शॉर्ट में लिखना है, वो क्या क्या लिखना है वो लिख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट नोट्स तो मैं देने वाली हूं आपको। बात समझ में आ रही बच्चों? कंप्लीट नोट्स में आपको देने वाली हूं, बट एक एक पॉइंट जिसको देखते ही यहां पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके लिए लिखना जरूरी है। क्या लिखना? जो देखिए, हमने शुरुआत किसकी की? कहां से की? शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले हमने शिक्षण को देखा और शिक्षण का कौन सा अर्थ जाना? शिक्षण का संकुचित अर्थ हमने देखा था। कौन सा अर्थ हमने देखा? संकुचित अर्थ। ठीक है, ये आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ के बाद हमने बात क्या की बेटा? शिक्षण का व्यापक अर्थ। ठीक है, फिर हमने बात की थी शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? द्विमुखी प्रक्रिया। ठीक है, फिर शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी में नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। ठीक है, पहले तो एक पेज में आप जो है ना आराम से एक एक लाइन छोड़ करके ये लिख लें बेटा। लिखो, फिर आगे की चर्चा करती हूं मैं। यस, अब देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी मैन हेडिंग थी क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले हमने शिक्षण के संकुचित अर्थ की बात की है। शिक्षण का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हमने कौन सी शिक्षा को रखा बेटा? औपचारिक शिक्षा को। कौन सी शिक्षा को रखा? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में हमने औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। यहां तक की बात क्लियर? फिर शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया था? एडम्स महोदय ने। ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? एडम्स महोदय ने। ठीक है, और उसके बाद त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? जॉन डीवीवर रायबर्न ने। जॉन डीवीवर रायबर्न। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? सिंपल हमने शिक्षण को जाना। शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वापस बार बार सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिना रटे। ये रटना नहीं है, रटने वाली कोई बात नहीं है बेटा, यहां पर रटेंगे नहीं। इतनी चर्चा करी है अभी हमने, और इतनी सी चर्चा बिल्कुल सिंपल है। शिक्षण को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं अभी हम। शिक्षण का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हमने औपचारिक शिक्षा को रखा। औपचारिक शिक्षा जिसमें निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित विधियां होती है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? विद्यालय होता है। विद्यालय में अहम भूमिका शिक्षक की होती है। व्यापक अर्थ की हम बात करें तो व्यापक अर्थ में दोनों प्रकार की शिक्षा आ जाती है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा जहां कोई निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, निश्चित विधियां नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? परिवार, और परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? मां की। द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स महोदय ने कहा है द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी में है शिक्षक और शिक्षार्थी। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन डीवीवर रायबर्न ने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। त्रिमुखी जॉन डीवीवर रायबर्न। और त्रिमुखी क्या क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक के बारे में, शिक्षार्थी के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। आज शिक्षा का नियोजन किसके लिए किया जाता है? शिक्षार्थी के लिए। आज शिक्षा का नियोजन
किसके लिए किया जाता है? शिक्षार्थी के लिए, ठीक है। और किसके अनुसार किया जाता है? शिक्षार्थी के अनुसार। आज शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? शिक्षार्थी को माना जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतर क्रिया जो होती है किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम को लेकर होती है। पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे से मानी जाती है। क्यूरे जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी शिक्षार्थी दौड़ के मैदान पर दौड़ लगाता रहता है क्यों? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद पाठ्यक्रम में आपको केवल और केवल कनिंघम की परिभाषा याद रख लेनी है। किसकी परिभाषा? कनिंघम की परिभाषा ध्यान में रख लेनी है। किसकी? कनिंघम। क्या कहा था कनिंघम ने? कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है जिसके द्वारा वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है। किसने कहा था? कनिंघम ने। इतनी सी बात आपको ध्यान रख लेनी है। और एनसीएफ 2005, ये सिंपली आपको ध्यान रख लेना है कि एनसीएफ 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी पाठ्यचर्या की बात कही गई है। किसकी बात कही गई? पाठ्यचर्या की बात कही गई है। वो एक अलग मैटर है, बाकी सिंपली आपको सिंपल वे में ध्यान रखना है। तो शिक्षण हम पढ़ रहे हैं, मेन हम क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण। तो शिक्षण का हमने संकुचित अर्थ जाना, व्यापक अर्थ जाना, द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है। इतना हमने जान लिया और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शिक्षण की परिभाषाओं पर। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम शिक्षण की परिभाषाओं की बात करने जा रहे हैं। परिभाषाएं, एक एक परिभाषा। अब हाँ, यहां थोड़ा सा याद रखने वाली बात आती है बेटा, तो यहां थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। देखो, पहली परिभाषा बी और स्मिथ क्या कहा? कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? बी और स्मिथ ने। कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि, ये इनकी पहली परिभाषा है। ये पहली परिभाषा है। शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। और बी और स्मिथ की एक दूसरी परिभाषा है। ये दूसरी परिभाषा है कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। दो परिभाषा किसकी ध्यान रखेंगे? बी और स्मिथ की। पहली परिभाषा क्या हुई बच्चों? शिक्षण क्या है? क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो बालक में सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। और दूसरी परिभाषा क्या है? शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। क्लियर? चल, हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अनुसार, किसके अनुसार? हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अनुसार क्या है? देखिए, शिक्षण एक प्रकार का अंतरवैयक्तिक प्रभाव है। अंतरवैयक्तिक, एक दूसरे पर प्रभाव। अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करना, ठीक है। तो शिक्षण एक प्रकार का अंतरवैयक्तिक प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। ये किसने कहा है? किसमें कहा गया? हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग। बर्ट ने क्या कहा? क्या कहा बर्ट ने? कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। शिक्षण क्या है? अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ये किसने कहा? बर्ट ने कहा। किसने कहा? बर्ट। थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी डेफिनेशंस। बी और स्मिथ के दो डेफिनेशन क्लियर है। शिक्षण क्या है? क्रियाओं की कैसी विधि जो उत्सुकता जागृत करती है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है? कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, ठीक है। हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग में ध्यान रखेंगे क्या बताया? अंतर्व्यक्तिक प्रभाव बताया है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाता है। बर्ट ने क्या कहा? कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। ये किसने कहा? बर्ट ने कहा। कुछ डेफिनेशंस और देखेंगे हम, ठीक है। ये रही नंबर 4 डेफिनेशन। थाइन, किसके अनुसार? थाइन के अनुसार। थाइन ने क्या कहा? अधिगम में वृद्धि करना ही क्या है? शिक्षण है। ये किसका कहना है? थाइन का। अधिगम में वृद्धि करना ही क्या है? शिक्षण है। डेफिनेशंस हाथों हाथ याद करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बाद में इकट्ठी हो जाती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ही याद करनी होती है, ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। अधिगम में वृद्धि करना ही क्या है? शिक्षण है। किसने कहा? थाइन। हफ तथा डंकन, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। हफ तथा डंकन का क्या कहना है? कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। कितने चरण बताएं? 4।
योजना, निर्देशन, मापन व मूल्यांकन। ठीक है, मापन व मूल्यांकन। ठीक है, हफ तथा डंकन ने 4 चरण बताए हैं। योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। सबसे पहले प्लानिंग बनाई जाती, योजना की जाती है, उसके बाद उसी योजना के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, फिर आता है मापन, और मापन के बाद क्या आता है, मूल्यांकन। ठीक, ये डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है आई.के. डेविस के अनुसार। इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई है, अलग अलग ध्यान रखेंगे। हफ तथा डंकन ने तो क्या बताइए, हफ तथा डंकन ने तो क्या बताइए, योजना, निर्देशन, मापन, मूल्यांकन। जबकि आई.के. डेविस ने नियोजन, योजना कह दो या नियोजन, बात तो एक ही होती है, इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, ये किसने बताई है, आई.के. डेविस की। सबसे पहले योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है, फिर उसकी व्यवस्था की जाती है, पूरे मैटर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, फिर अग्रसरण, लीडिंग, एक तरह से उस मैटर का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और एक शब्द है नियंत्रण, कंट्रोल। टीचर को कंट्रोल भी रखना चाहिए। कंट्रोल किस पर, अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर, उद्गार पर। कहने का मतलब है कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में मैं 5 घंटे बोल सकती हूं, बट नहीं, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में 5 घंटे बोलूंगी तो आप दूसरा टॉपिक कभी सुनना नहीं चाहेंगे। कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी तो समय के अनुसार सिलेबस को भी कंप्लीट करना होता है, और बच्चों को उतना ही बताना चाहिए जितनी आवश्यकता होती है। अरे खाना उतना ही खाना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो सके। बच्चा जितना डाइजेस्ट कर सके, बच्चे के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है वही बच्चे को देनी चाहिए। अनावश्यक सूचना देने से कहीं कोई तात्पर्य नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है। तो आई.के. डेविस के अनुसार नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। रॉबर्ट गेने के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाध्यता से संबंधित है। ठीक है, ये किसने कहा है, रॉबर्ट गेने ने कहा है। क्या कहा है कि शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है। अधिगम की सिचुएशन को, अधिगम की स्थिति को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यानी पूरे मैटर को इस तरह से क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, संगठित करें, जो कि अधिगमकर्ता की बाध्यता से संबंधित है। ठीक है, अधिगमकर्ता उसको ग्रहण करने के लिए बाध्य होगा, लेकिन मैटर इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मैटर इतना संगठित होना चाहिए। क्लियर। ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये आपको याद कर लेनी है। कितनी डेफिनेशंस हैं, 7 डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। ये डेफिनेशंस आप देख लीजिए अच्छे से, किसने क्या कहा। अच्छे से देख लो, ताकि मैं जब प्रश्न पूछूं तो आप उसका जवाब अपने घर बैठे बैठे दे सको। ठीक है, क्लियर है। चलिए बताइए, शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, ये किसने कहा। शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, किसका कहना है। शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है, किसने कहा बच्चों, बी और स्मिथ ने। ठीक है, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, ये 4 अवस्थाएं किसने बताई। नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, ये 4 अवस्थाएं किसने बताई, किसने बताई,
किसने बताई? नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण, किसने बताया? किसने बताया? आई के डेविस। किसने बताया बच्चों? आई के डेविस। नेक्स्ट डेफिनेशन, शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा? तो बच्चों ये भी किसने कहा? B.O. स्मिथ ने कहा। किसने कहा? B.O. स्मिथ ने कहा। शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। किसने कहा? शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। किसने कहा? किसने कहा? बर्ट ने कहा। किसने कहा? बर्ट ने। चलिए नेक्स्ट, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। किसने कहा? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। किसने कहा? किसने कहा? थाइन। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। किसने कहा? थाइन ने कहा। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो आज हम डेफिनेशंस तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, परिभाषाओं तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा केवल समझने वाला है, रटने वाली कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। रटने वाली कोई भी बात नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। केवल सुनेंगे, समझेंगे। इसके बिल्कुल पिन पॉइंटेड नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरा कहना यह है कि जो पीडीएफ आपको मिल रही है, जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पिन पॉइंटेड अपना रजिस्टर तैयार कर लो बेटा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो आप कहते हैं ना कि पीडीएफ के नोट्स नहीं निकाल पाते, बिल्कुल निकलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूर्ण रूपेण अधिगम कैसे कर पाओगे? जो बातें सुनते हो, उन सुनी हुई बातों को अगर आप अपने हाथ से, अपनी कलम से, अपने रजिस्टर में उन्हीं शब्दों को उतारेंगे तो वो शब्द ऐसे कैसे यहां छप जाते हैं। पिन पॉइंटेड पीडीएफ आपको मिल रही है ना, लेकिन उन पीडीएफ की मदद से आप अपना रजिस्टर तैयार कर लें, आप अपने नोट्स तैयार कर लें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आगे जाकर उन नोट्स में कुछ भी मान लीजिए ऐड करना है, कुछ भी और ज्यादा, तो आप उनमें वहीं पर ऐड कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, यकीन मानिए। तो प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंटिंग वाली बात अब मुझसे नहीं करेंगे, ठीक है। हम लाइव पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स आपको पिन पॉइंटेड मिल रहे हैं। यकीन मानो इस प्रकार के नोट्स कहीं नहीं मिल सकते आपको। जो सिस्टमैटिक तरीका यहां होता है ना, जिस सिस्टमैटिक तरीके से मैं पढ़ा रही हूं, मुझे नहीं लगता कि इतना सिस्टमैटिक तरीका आपको कहीं मिल सकता है। तो इसे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उसको बिल्कुल अपने हाथों से अपने रजिस्टर में छापिए, अपने रजिस्टर में लिखिए। वो रजिस्टर आपका अपना होगा, जिसके एक एक लाइन यहां छपी होगी। बिल्कुल ये तक पता होगा किस पृष्ठ पे क्या चीज है, यहां छप जाता है सब कुछ। इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी शुरुआत से आप करते चले जाएंगे तो बर्डन पे आप पर नहीं पड़ेगा। एकदम से सारे नोट्स को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पिन पॉइंटेड टॉपिक टू टॉपिक अपने नोट्स यदि आप तैयार करते चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल इतनी चर्चा हम कर चुके हैं। इससे आगे की चर्चा क्योंकि ज्यादा समझेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा बोझिल हो सकता है दिमाग के लिए, इसलिए इससे आगे की चर्चा हम करेंगे कल। क्लियर? अब बताइए कहां कहां क्या तकलीफ है। मैं पीडीएफ का प्रिंट कभी भी नहीं निकलवा पाए। हाँ, नहीं निकलवा पाओगे बेटा। क्यों निकालना है प्रिंट? एक बात बताओ मुझे भीम बेटा, एक बात बताओ, क्यों निकलवाना है प्रिंट? इतने गजब के नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप अपना रजिस्टर तैयार कीजिए ना, टाइम है ना अभी तो आपके पास। रश्मि, यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, कईयों की मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा। ये आपके लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अलका, हाँ विश्वास रखना बेटा, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बताओ बेटा, और कोई क्वेरी आपकी हो तो जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। यस, जहां तक ये वाला टॉपिक हम अपना कल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा।
पीडीएफ बेटा जिसकी नहीं मिल रही है वो आती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी टीचर्स अपनी अपनी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, वो अपलोड कर दी जाएगी। यस, नीतू, राम खिलाड़ी, कृष्णलता, यस बेटा। और कोई किसी की और कुछ जानना है किसी को? यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जीके की क्लासेस रिकॉर्ड पूरी नहीं है क्या बेटा? पूरी है लगभग, एक दो पॉइंट उसमें छूट रहे होंगे, वो पूरी बस बिल्कुल हो जाएगी बेटा कुछ दिनों में। क्लास से पहले पीडीएफ क्यों डाल दो बेटा, ताकि आप पढ़ सकें। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैलाश सही है ना बेटा? कैलाश, सोनम, ओके बेटा। बेटा लाइव में फर्स्ट पेपर नहीं, फर्स्ट पेपर बेटा रिकॉर्डेड होगा, फर्स्ट पेपर रिकॉर्डेड होगा, सेकंड पेपर लाइव होगा। यस, नीतू गुप्ता, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा ये क्यों पूछ रही बेटा? अभी तो वैकेंसी भी नहीं है, आप पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। बिल्कुल, हम चाहते कि एग्जाम तक हम आपके सामने रहें, वैसे सिलेबस टाइम से पूरा करवा दिया जाएगा। भूराराम पूछ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में किसकी तैयारी करनी चाहिए? बेटा आप किसके लिए एलिजिबल हैं? अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो पहले आपको आई थिंक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है, सेकंड ग्रेड के लिए ही एलिजिबल हैं, तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। बाकी जैसे वैकेंसी आपके सामने आएगी आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिल्ली से हो कौन? ललिता मीना, क्या बात है। एकता शर्मा, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही है बेटा एकता? डिम्पल, अच्छा फर्स्ट पेपर की क्लास, ओके बेटा मैं अभी और दिखवाती हूँ। जो भी क्लास नहीं है उसमें वो अपलोड बिल्कुल कर दी जाएगी, डोंट यू वरी। आप मुझे इस तरह से बताते चले जाएं बस। करंट अफेयर्स की क्लास होगी बेटा, होगी, पक्का होगी, थोड़ा सा वेट करो। राम खिलाड़ी, अगर आप कितना टाइम लगा, अगर आप मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं बेटा तो मनोविज्ञान में 1.5 से 2 महीने मान के चलो आप, बिल्कुल लगभग 1.5 महीने में हो जाएगा। क्या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान? कुछ नहीं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में बेटा नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, इतना ही ध्यान रखना है। बाकी शाखा आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी है बेटा। भीम बेटा नहीं मानोगे आप, टेस्ट की पीडीएफ क्यों निकलवानी है? एक बात मुझे बता दो, क्यों निकलवानी है पीडीएफ? क्या करना है पीडीएफ निकलवा के? पहले आप मुझे अपना रजिस्टर पूरा बना के दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। पूरा रजिस्टर बना लोगे ना फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बेटा, एकता शर्मा, डेफिनेटली बेटा देखते हैं, और जो चीज पूरी नहीं उसे पूरा किया जाएगा। बिल्कुल बेटा, टेस्ट सीरीज शुरू करें, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो, बिल्कुल शुरू करेंगे टेस्ट सीरीज। फर्स्ट ग्रेड की भी करेंगे, सेकंड ग्रेड की भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।